कुमार चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां पांतली गांव में एक युवक की हत्या के मामले को लेकर के गांव में दिन भर समझौता वार्ता चली है। करणी सेना, परिजन, प्रशासन और पुलिस के बीच ये बातचीत हुई है। परिजनों ने मांगे नहीं माने जाने तक शव उठाने से इनकार किया। इस दौरान करणी सेना और राजपूत समाज कल जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा और मृतक को सरकारी नौकरी उसके परिजनों को देने की मांग की जा रही है। हत्या के आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है। पांतली गांव का पूरा मामला, जहां डूंगरपुर में एक युवक की हत्या के मामले को लेकर के गतिरोध बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जयेश परमार फोन लाइन पर हैं। जयेश, क्या है पूरा मामला? देखिए, डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पांतली गांव में बीती रात 10 युवकों ने मिलकर राजपूत समाज के एक युवक की हत्या कर दी थी। शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। उसके बाद में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग जो है वो मोर्चरी पर इकट्ठे हुए थे और आक्रोश जताया और जो हत्या के आरोपी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पुलिस ने 10 में से 8 जो आरोपी हैं उनको डिटेन कर लिया है, लेकिन इसके बाद में राजपूत समाज के जो लोगों की संख्या मोर्चरी पर बढ़ती गई और जो राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है भंवर सिंह, वो भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद में राजपूत समाज के सभी आखिरकार परिजन क्या कह रहे हैं? परिजनों की आज दिन भर वार्ता चली प्रशासन और पुलिस के साथ में, और परिजनों की मांग है कि जो मृतक के आश्रित परिवार है, आश्रित जो लोग हैं, उनमें से किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ में 50 लाख का मुआवजा भी परिजनों को दिया जाए। इसके अलावा जो 2 शेष आरोपी बाकी हैं, पुलिस क्या कह रही है? कुछ ये सामने आया किसने ये हत्या की, क्योंकि क्या आपसी रंजिश की वजह से हत्या हुई? जो मृतक और जो आरोपी हैं वो आपस में पहले से मिलते रहे हैं और आपस में उनकी दोस्ती भी थी। बीती रात सभी लोग साथ में थे और किसी बात पर कहासुनी के बाद में 10 लोगों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल जो है वो राजपूत समाज के लोग पांतली गांव में पड़ाव डाले हुए हैं और कल सुबह 11 बजे तक मांगे नहीं। क्या आरोपियों को कोई पता चल पाया है जयेश? क्योंकि इस पूरे मामले पर लगातार परिजन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो क्या कौन आरोपी है, क्या बैकग्राउंड है? आरोपी उसी गांव के हैं और जो मृतक है उसी के परिचित थे और इस परिचय के खातिर ही वो दोनों जो आरोपी और मृतक साथ में बैठे हुए थे। इसी दौरान विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने 10 में से 8 जो आरोपी हैं उनको डिटेन कर रखा। हालांकि पुलिस ने इस चीज का खुलासा नहीं किया है। वही जो शेष जो 2 आरोपी हैं उनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। पांतली गांव में हत्या के मामले को लेकर के और आपस में लोगों की लड़ाई हुई, रंजिश हुई और इसकी वजह से कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां जेडीए प्रवर्तन दस्ते का जोन 14 में बुलडोजर चला है। जोन 14 में 17 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, उसे ध्वस्त किया गया। पहली कार्रवाई श्यामपुरा बोहारिया में 4 बीघा भूमि पर हुई है। दूसरी कार्रवाई ग्राम मोहनपुरा में करीब 2 बीघा में हो रहे निर्माण पर हुई, जहां उसे ध्वस्त किया गया। और तीसरी कार्रवाई है वो फतेहपुरा गांव में करीब 4 बीघा भूमि पर निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। चौथी कार्रवाई ग्राम वाटिका में की गई, जहां पर सिमलिया रोड पर 7 बीघा भूमि पर निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना अनुमति के ही कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस पर आखिरकार जेडीए का एक्शन हुआ है, जेडीए का बुलडोजर चला। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 14 में ये कार्रवाई की है। जोन 14 में 17 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, उसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। श्यामपुरा, बोहारिया में, मोहनपुरा में और बाकी जगहों पर भी जेडीए का बुलडोजर टीम के साथ पहुंचा, अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। जोन 14 का ये पूरा मामला, जहां पर 17 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, इस पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा फोन लाइन पर है। रोशन, जेडीए की तरफ से कई जगहों पर एक साथ कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी है? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज जो जोन 14 का इलाका है, इसमें 4 अलग अलग अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। इसमें सबसे जो पहली कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई की गई है श्यामपुरा बोहारिया जो गांव है उसके अंदर कृषि भूमि के अंदर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। वहीं मोहनपुरा गांव के अंदर करीब 2 बीघा जो भूमि है उसके ऊपर ये जो स्कीम सृजित की जा रही थी। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज इन तमाम कॉलोनियों को जो अवैध निर्माण थे उन्हें ध्वस्त कर दिया है।
और ये कार्रवाई की गई। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ये कार्रवाई की है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डॉक्टर्स के आंदोलन को लेकर के। प्रदेश भर में आरटीएच बिल पर लगातार निजी डॉक्टर्स का बवाल जारी है और निजी चिकित्सकों के साथ सरकार के साथ आज बातचीत हुई। बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और इसी दौरान निजी डॉक्टर्स ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है। सरकार से आरटीएच को सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पहले लागू करने की मांग रखी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी डॉक्टरों का कहना है कि सरकारी संस्थानों में आरटीएच पहले शुरू किया जाए और इसके बाद अगर सुचारू तरीके से चलता है तो इसे उसके बाद प्राइवेट संस्थानों पर लागू किया जाए। वहीं भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर के भी बात हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। की भी मंशा थी और हम सबकी भी मंशा थी कि जो जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसका जल्दी कोई निष्कर्ष निकाला जाए। उसके लिए हमने कई सुझाव सरकार को दिए। सरकार ने पूरी बात सुनी है और हमारा सबसे पहला निवेदन यह है कि यदि सरकार बिल लाने को इंटेंडेड है, बहुत सरकार की कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है कि विधानसभा में पास हो गया तो हमको बिल लाना ही है, तो हमने उनसे अंत में एक ही निवेदन किया कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो सरकारी अस्पतालों में आप इम्प्लीमेंट कर दें, साल भर के लिए इसको प्रॉपरली इसको चलाएं। सकारात्मक रुख था, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। हमने अपनी जो पीड़ा थी बिंदु वाइज उनको बिंदुवार बताई है। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है और हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि ये बिल क्यों इम्प्लीमेंटेबल नहीं है और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। प्राइवेट सेक्टर के खासतौर से जो कंसर्न थे, खासतौर से जो पेमेंट के मैकेनिज्म है, इमरजेंसी की डेफिनेशन है और बिंदु वाइज जो हमने 3C 3D सभी जो पॉइंट्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। और हमारी ओर से जैसा डॉक्टर शारदा ने बताया कि ये सुझाव दिया गया है क्योंकि बिल में इतनी ज़्यादा असंतोष है प्राइवेट चिकित्सकों में, तो खासतौर से सरकार इसको कुछ महीनों के लिए, 1 साल 2 साल के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में लागू करके देखे और फिर जो टीथिंग प्रॉब्लम्स इसमें बिल में आएंगी उनको सुधार करने के बाद यदि प्राइवेट सेक्टर में इसको लागू किया जाए तो शायद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है वो बढ़। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी राजेंद्र राठौड़ मिले। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दिल्ली दौरा और यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात हुई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दिल्ली के दौरे पर राजेंद्र राठौड़ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की। राजस्थान समेत कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर के उन्होंने बातचीत की। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने टोंक में कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि अब किसी का फोटो नहीं, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की फोटो लगेंगे। सीपी जोशी के नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि मेरा नारा मत लगाइए। एकजुटता के सवाल पर भी सीपी जोशी बोले। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर राजस्थान से इस नकारा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। मेरी उम्र से कई ज्यादा उम्र के लोगों का राजनीतिक अनुभव है, तो मैंने इसीलिए कहा कि नारे लगाओ तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लगाओ, योजनाओं के फोटो लगाओ, हमारे फोटो नहीं लगाकर। और ये सच्चाई है, राजस्थान में आज 4.5 वर्षों में अगर कहीं कोई विकास दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं का डेवलपमेंट दिखाई देता है। राजस्थान सरकार ने 4.5 वर्षों में सिर्फ घोषणाएं की। सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और आज कार्यकर्ता होने के नाते इनमें से एक कार्यकर्ता आज अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो सब लोगों में उत्साह है और उनके स्वागत के लिए मैं अभिभूत हूं और इन सबको विश्वास दिलाता हूं। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा और हम सब लोग मिलकर राजस्थान से इस नकारा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। भाजपा का नहीं, ये जनता का विषय, राजस्थान की जनता का प्रश्न है राजस्थान की सरकार से
कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई वकील लाकर खड़े कर दिए, लेकिन जयपुर में 71 लोगों की जान गई, 185 लोग घायल हुए, आपने एक भी वकील लाकर खड़ा नहीं किया। तो वहीं राजस्थान को लंबे समय से वंदे भारत ट्रेन का इंतजार था और वादे के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान आई भी, लेकिन ट्रायल होने के बावजूद अभी पता नहीं है कि आखिरकार कब तक वंदे भारत यहां से शुरू होगी। और एक बार फिर वंदे भारत के पहिए थम गए हैं। कोई और ये, हालांकि अभी तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर कब ये वापस से चल पाएगी। अजमेर से शुरू हुई वंदे भारत फिर से अजमेर जाकर खड़ी हो गई है। वंदे भारत विधिवत रूप से अजमेर से दिल्ली के बीच आखिर कब चलेगी, इसकी जानकारी उत्तर पश्चिम रेलवे हेडक्वार्टर को भी नहीं है। वंदे भारत, जैसा आपने सही कहा कि आपको विदित है कि वंदे भारत का जो ट्रायल जो है सक्सेसफुली जो है, जो हमारा प्रपोज रूट है अजमेर से नई दिल्ली, इसके 3 ट्रायल हो चुके हैं। पूरी अधिकारियों की टीम और कर्मचारियों की टीम इसमें पूरी गए हैं। उन्होंने नोट भी किए हैं इसमें क्या क्या कमियां थी, उसको सुधार भी किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी हादसे के कुछ मिनट पहले का वीडियो सामने आया है, जहां पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ समय पहले भक्ति में लीन थे, हवन पूजन हो रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद सब बावड़ी में समा गए। राम नवमी के दिन इस हादसे में 36 लोगों की जान गई थी और ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 36 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। इंदौर में ये बेलेश्वर महादेव का वीडियो सामने आया, हादसे से पहले का वीडियो है, ठीक पहले का वीडियो, किस तरीके से यहाँ पर हवन पूजन हो रहा था। लेकिन हादसे के बाद की जो तस्वीर है वो दिल दहला देने वाली तस्वीर है। 30 मार्च की घटना, जहां पर 36 लोगों की जान इस हादसे में गई थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटेलिजेंस की टीमें दोनों जासूसों को लेकर के आज बाड़मेर पहुंची और इन जासूसों का मौका तस्दीक करवाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पाक बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले से सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करते 2 भारतीय जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों भारत की सामरिक सूचनाओं को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे थे, जिनमें से एक को आईएसआई की ओर से भारत से सामरिक सूचनाएं भेजने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तार किया गया है। दोनों से गहनता से पूछताछ जारी है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जयपुर बम धमाका मामले को लेकर अपडेट है। सरकार ने जयपुर बम धमाका मामले की जांच के अधिकारी को बदल दिया है। जांच अधिकारी में बदलाव किया गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ नए जांच अधिकारी अब जयपुर ब्लास्ट केस में होंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भी हैं घनश्याम सिंह, और AAG राजेंद्र यादव को हटा करके AAG घनश्याम सिंह को यह जिम्मेदारी जांच अधिकारी की सौंपी गई है। राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को लेकर सवाल उठाए थे, अब इस पूरे केस में जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। आपको बता दें कि अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह नए जांच अधिकारी इस पूरे मामले के होंगे। जयपुर ब्लास्ट मामले में 71 लोगों की जान गई थी, एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस पूरे मामले में निचली अदालत की तरफ से 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने तमाम सबूतों को खारिज करते हुए 4 को बरी कर दिया। इसके बाद लगातार चर्चाएं थी। अब आखिरकार नए जांच अधिकारी की नियुक्ति राजस्थान सरकार की तरफ से की गई है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। एमडीएम अस्पताल में बाइक चोरों का आतंक देखने को मिला है। कल दिन दहाड़े अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी हुई थी। आज इस बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 युवकों ने चोरी को अंजाम दिया था। दोनों युवक आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप को इनसे संबंधित कोई भी जानकारी है, आप इन्हें पहचानते हैं, तो अपने नजदीकी थाने में जरूर इनके खिलाफ इतला दें। ये दोनों युवक जो बाइक चोर हैं, ये कैमरे में कैद हुए हैं। इन पर आरोप है कि एमडीएम अस्पताल की पार्किंग से इन्होंने पलक झपकते ही एक बाइक को चुरा लिया था।
दोनों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। तो वहीं दौसा में बेखौफ बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं। बदमाशों ने चौकी इंचार्ज पर फायरिंग की और इस घटना से चौकी इंचार्ज बाल बाल बच गए। दरअसल सिकराई चौकी के प्रभारी वीरेंद्र सिंह बीती रात को गश्त पर थे। इसी दौरान 3 युवक संदिग्ध बाइक पर सवार थे। तीनों ने कंबल ओढ़ रखा था। संदेह के आधार पर चौकी प्रभारी ने बाइक को रुकवाना चाहा तो तेजी से बाइक दौड़ा करके ले गए और ऐसे में बाइक पर अपराधी होने की संभावना के आधार पर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने अपनी बाइक से तीनों बदमाशों का पीछा किया। इस पर बाइक सवार तीनों बदमाशों ने चौकी प्रभारी पर फायरिंग की, मौके से फरार हो गए। तो उनका पीछा किया, पीछा करते हुए कड़ी कोठी रोड पहुंच गए तो अचानक धमाके की सी आवाज हुई। उन्होंने हवाई फायर किया, मेरी तरफ किया, फिर मैं मोटरसाइकिल सहित वहां गिर गया। थाने गाड़ी बुलाया, काफी तलाश किया, नहीं मिले। तो वहीं जालोर से बड़ी खबर, जहां भीनमाल को जिला बनाने को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। भीनमाल उपखंड कार्यालय के सामने लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और कल जयपुर में रामलुभाया कमेटी से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी। भीनमाल में 17 मार्च से लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा और रानीवाड़ा के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जो आंदोलन के अंदर भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा यानी कि 4 उपखंड क्षेत्र के लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। लंबा संघर्ष बावजूद उसके आप डटे हुए हैं, लेकिन मांगों को लेकर वार्ता भी हुई। क्या कुछ समझौता, आगे की क्या उम्मीद है? हमें सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आप 6-7 दिन के बाद लोबाया जी के साथ कमेटी भेजना, हम जरूर कोशिश करके आपको जिला बनाने की प्रयत्न करेंगे। हम जो मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि भाई आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी तक हमारे पास आए नहीं है और न ही आप किसी से मिले हैं। इसीलिए पहले तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ लेके आकर के राम लोबाया से मिल करके उनके सामने अपने जो भी तथ्य है वो रखो। तो आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर के लिए रवाना हो रहा है और कल हमारा जो समय मिला है उनसे मिलने का, उनके सामने हम हमारे सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाके प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद क्या होता है, होने के बाद फिर अगर बनाते हैं तो ठीक है और नहीं बनाएंगे तो फिर सड़कों पे उतरे हुए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो कल मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है डेलीगेशन को, तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि उन्होंने हमारी मांग को माना है। तो सबसे पहले हमें ये उम्मीद तो पूरी जग चुकी है कि भीनमाल बहुत जल्द जिला बनेगा और इसके यदि कोई विपरीत परिणाम रहता है तो भीनमाल की जनता सड़कों पे रहेगी और हम यदि कल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो जनता आमरण अनशन पे बैठेगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालोर। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को एक खत लिखा है और कोटा से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने यह पत्र लिखा है। सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखते हुए विधानसभा चुनाव के बजाय लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की है। 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने की मांग रखी गई है। कोटा से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग भरत सिंह कुंदनपुर में रखी है। बड़ी खबर, सीएम को पत्र लिखा है कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने और पत्र में लिखा है कि वे मांग करते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ें कोटा से। बड़ी जानकारी है, भरत सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। बड़ी खबर, इस पत्र में मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए उन्होंने मांग की है कि कोटा से लोकसभा चुनाव लड़ें विधानसभा चुनाव के बजाय। तो लगातार भरत सिंह अपने पत्र लिखने के अंदाज से सुर्खियों में रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। वहीं कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर बन रहे दुनिया की सबसे बड़ी घंटी के बनने से पहले 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं और इतिहास रच गया है। इसके साथ ही इस घंटी को बना रहे इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने एक साथ 5 ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाए। इंजीनियर ने बताया कि कोटा की धरती पर पहली बार 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बने हैं। अभी तक ये घंटी विश्व की पहली जॉइंटलेस चैन है और विश्व का सबसे बड़ा 3D फाइबर प्रोडक्ट भी है।
मोल्ड बॉक्स ये दुनिया का सबसे बड़ा मोल्ड बॉक्स है। हमने बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अपने डिफरेंट जो अभी तक काम किए थे उनके लिए अप्लाई किया हुआ था और फाइनली 2 दिन पहले मेरे पास 5 जो हमने एप्लीकेशन डाली थी वो एक्सेप्ट हो गई और उनका मेरे पास बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट, मेडल वो सभी आ चुके। तो वहीं विश्व विरासत में शुमार राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ दुर्ग एक बार फिर से चर्चाओं में है। आपको बता दें कि अब यहां पर राजनीतिक बयानबाजी इस दुर्ग को लेकर के तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और अब 6 अप्रैल को होने वाले हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम से पहले विधायकों और पूर्व विधायकों के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय विधायक का और पूर्व विधायक उस पर क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। कुंभलगढ़ एक अजय ऐतिहासिक किला है जो महाराणा कुंभा की कार्यस्थली है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद वर्तमान सरकार ने किले में आजाद की इजाजत देकर मेवाड़ के शौर्य, सम्मान एवं सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया है जो शर्मनाक है। हिंदुओं का सूर्य कहने वाले मेवाड़ के महाराणाओं की इस कर्म भूमि पर आदरणीय बागेश्वर बाबा ने भगवा फहराने का आह्वान किया, वो क्या गलत है? आपका मैंने अभी वीडियो देखा, वीडियो देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। आपने कहा कि कुंभलगढ़ किले में अनजान की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी। या तो आपको इस बात की जानकारी नहीं है, और जानकारी अगर है तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी स्वीकृति होती है तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से होती है और वो डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में है। कुंभलगढ़ फोर्ट इतिहास हमारा वीरता का प्रतीक माना जाता है और ये मैं स्पष्ट आपको भी कहना चाहता हूँ, सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि कुंभलगढ़ फोर्ट में हम ध्वजा लहराएंगे। और क्यों नहीं लहराएंगे ध्वजा? वो हमारा अधिकार है। ध्वजा हम हर घर में, हर घर की छतों पे हम अपना भगवा ध्वज लहराते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन कुंभलगढ़ फोर्ट में अगर हम ध्वज लहरा रहे हैं उसमें भी सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रदेश भर में महावीर जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। टोंक में 3 अलग अलग जगहों से शोभा यात्रा रवाना हुई और घंटाघर चौराहे पर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भरतपुर में भी महावीर जयंती के मौके पर आकर्षक झांकियां निकाली गई। 12 में जोडला जैन मंदिर से भगवान महावीर स्वामी की स्वर्ण पालकी में प्रतिमा रखकर शहर के मुख्य बाजारों से शोभा यात्रा निकली, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। तो भीलवाड़ा में शोभा यात्रा महावीर पार्क से शुरू हुई और चित्रकूट धाम पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झालावाड़ में भी भगवान महावीर को लोगों ने याद किया। ढोल और बाजे गाजे के साथ महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इधर करौली के पल्लीवाल जैन मंदिर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। तो शोभा यात्रा में सकल जैन समाज के लोग भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। टोंक, भरतपुर, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, करौली, तमाम जगहों पर भगवान महावीर को नमन किया गया, याद किया गया। उनकी शिक्षाओं, उनके पदचिन्हों पर चलने की शपथ ली गई, शोभा यात्रा निकाली गई। तो वहीं बरसात से सरिस्का को बहुत फायदा मिला है। बारिश की वजह से सरिस्का के जंगल में एनीकट और तालाब और नालों में पानी भर गया है, जिससे वन्य जीवों को गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा वन्य क्षेत्र में पेड़ पौधों को बारिश के पानी से हरियाली छाने लगी है। बारिश की वजह से सरिस्का वन क्षेत्र में गर्मी के मौसम में लगने वाली आग की घटनाओं में भी काफी कमी आएगी। देखिए, ऐसे में बारिश होने से कहीं न कहीं तो नुकसान होता है और कहीं फ़ायदा भी होता है। अगर हम किसानों की दृष्टि से देखें तो देखिए, ओलावृष्टि बहुत ज़बरदस्त हुई है और निश्चित रूप से जो सरिस्का के आसपास के गांव है, यहाँ तक कि माधोगढ़, इंदौर जो गांव है, जो खेतीगार मजदूर हैं, जो हमारे यहाँ काम भी करते हैं, इसके अलावा खेती भी करते हैं, जिनका व्यवसाय भी है और हमसे भी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए तो हम वाकई संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अग्रिम संगठन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पार्टी में नए नेतृत्व की खोज के लिए टैलेंट हंट का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम प्रत्येक संभाग पर चलाया जा रहा है। सोमवार को पीसीसी ऑफिस में जयपुर संभाग का टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को
एआईसीसी के पदाधिकारी सचिन नायक और रोशन रायकवार ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जयपुर संभाग के युवा नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सीवी यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के लिए युवा लीडरशिप डेवलप करना है। पंचायती राज संगठन और इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक फ्रंटल संगठन है, जिसका मुख्य मकसद सेकंड लाइन लीडरशिप को डेवलप करना है और पंचायती राज संस्थाओं में जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण द्वारा सशक्त करना। अभी टैलेंट हंट प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ चुनिंदा लोगों को चुन रहे हैं भविष्य के नेता के रूप में। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।